है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना, और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। हेल्थ की डिफिनीशन आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, बस उसी के आगे खाली आपको लगा देना है रिप्रोडक्शन। ये दो चीजें चेंज है। जैसे अगर हम लोग बोले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन जो वेल बीइंग होगा इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। सबसे पहली बात तो आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, इसका पूरा नाम तो याद ही होगा क्योंकि ये भी पूछ लेगा छोटी छोटी बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, ऐसा नहीं कि ये थोड़ी पूछ सकता है। जो आपको लगेगा ये थोड़ी पूछ सकता है वही पूछ लेगा, जो आपको लगेगा कि ये तो जरूर पूछेगा आपके हिसाब से जरूर पूछेगा और वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन ऐसा आपके साथ होगा अभी 1 महीने के बाद, ठीक है ना। आपको लगेगा सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दीजिए ना। इंपॉर्टेंट सब है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट लिविंग वर्ल्ड भी है। बस समझ गया ना। तो हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए लाइन पढ़ना सीखिए। पहले से भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन की वो क्या कहता है उसको समझिए। है तो पतली पतली ना, लेकिन उनको समझेंगे तो आपको वो मोटी अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसको समझना है। तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है ना। तो कह रहे कि अ पर्सन वेल बीइंग इन, कोई भी पर्सन किसी की भी बात करे, ठीक है ना, वेल बीइंग इन all aspect of reproduction, in all aspect of reproduction, that is कौन कौन सा कह रहे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, एंड सोशल। ठीक, ये इतना कि कोई भी पर्सन अगर फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली फिट है और सोशली फिट है तो इसे क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ऐसे ही आप पढ़ेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर भी आप पढ़ेंगे फिजिकल, वहां पर मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल, ये सारे आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो इतनी सी कहानी है। अब इसको कैसे मेंटेन रखा जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन, और सिर्फ एक पर्सन नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी कैसे हेल्दी रह सकती है। तो इन सबको देखते हुए सबसे पहली थियरी जब आपको मिलेगा उसमें आप पढ़ेंगे कि इंडिया, पूरे विश्व में इंडिया सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग इन 1951। तो अगर इंडिया was among the first country, मतलब वर्ल्ड में बात कर रहा है ना, among the first country who initiate या start family planning। आपसे पूछेगा कि कब फैमिली प्लानिंग इन 1951, ये याद रखना है। लेकिन आज हम लोग इसी को जानते हैं, अभी और चेंज होके और बदल के अगर हम ये बोले किसी फैमिली प्लानिंग को टुडे वी नो एज, इस फैमिली प्लानिंग को आज हम लोग जानते हैं, इसे और चेंज करके टुडे वी नो एज, अगर हम ऐसे बोले टुडे वी नो फैमिली प्लानिंग एज, तो ऊपर तो फैमिली प्लानिंग लिखा ही है RCH, नेम ऑफ किस नाम से जानते हैं RCH, और इसका फुल फॉर्म तो जरूर पूछ लेता है रिप्रोडक्टिव। अभी जो आज हम बताने वाले हैं अभी आधे घंटे आपको, वो पूरी कहानी है। अगर आप उसको सुनते गए तो पूरी कहानी के जैसे याद हो जाएगी, उसके बाद चीजें याद करने वाली आएगी। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं हम लोग किसको, फैमिली प्लानिंग को, ठीक है ना। उसी को चेंज करके आज इस नाम से जाना गया। तो सबसे पहली बात, दो बातें आपको याद रखना है, 3 बातें अभी तक बोर्ड पे लिखी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन क्या है, पर्सन या कोई भी पूरी सोसाइटी वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, तो इसमें ढेर सारे ऐड कर देगा वो, तो आपको याद रखना फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। अगर इतनी तरीके से कोई फिट है तो उसे हम क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। उसके बाद कह रहे हैं कि सबसे पहले इंडिया जो है वो पूरे विश्व में पहली ऐसी कंट्री है जिसने स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग इन 1951, ठीक है ना। आज हम लोग इसी को जानते हैं किस नाम से, RCH के नाम से, जिसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसका मकसद क्या था, व्हाट इज द एम ऑफ RCH या फैमिली प्लानिंग ना। अगर हम लोग इसको सीधा ऐसे पॉइंट करके लिखे कि एम ऑफ, ये इसका एम क्या था, एम ऑफ RCH, या इसके अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे थे, ठीक है ना, RCH के अंतर्गत। तो करें सबसे पहली बात की पॉपुलेशन साइज को रिड्यूस करना, पॉपुलेशन जो है वो कम करना, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे ये फैमिली प्लानिंग क्यों लाई गई। ऐसा ही आप थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग तो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में। कहां पर, इकोलॉजी में, कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में आपने प्लांट ग्रोथ पढ़ा है, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा है, याद करिए, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपने पढ़ा है। वहां पर आपने पढ़ा है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कि जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ था वो एक समय आने के बाद ग्रोथ जो है वो रुक गया और उसके बाद कांस्टेंट रेट से चला। ऐसा क्यों, ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट ग्रोथ में, कि जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ था
वो एक समय आने के बाद ग्रोथ जो है वो रुक गया और उसके बाद कांस्टेंट रेट से चला। ऐसा क्यों? ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। बस ये किसकी वजह से? ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। किसी भी इकोसिस्टम में अगर रिसोर्स, अब रिसोर्स में हम लोग वहां पर दो बातें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हैबिटेट और एक पढ़ेंगे फूड। दो चीजें, हैबिटेट और फूड। अगर ये दो चीजें कहीं पर भी अनलिमिटेड होंगी तो ग्रोथ कभी भी लिमिटेड नहीं होगा, ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगा। लेकिन किसी भी इकोसिस्टम में ये जो रिसोर्स है वो कभी ना कभी लिमिटेड हो ही जाता है, कभी ना कभी लिमिटेड हो जाता है। इसलिए जो ग्रोथ का ग्राफ है वो लीनियर नहीं बल्कि कैसा आता है? सिग्मॉइड आता है। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग इसलिए लाई गई, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उस समय हमारे यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल नहीं थी, तो हमारे यहाँ जो फूड था वो कम था, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 आते आते क्लोज टू 1 बिलियन हो गई, और 2011 आते थे 1.2 बिलियन हो गई। बात समझ गए ना? और अभी लगभग 1.34 के 1.3 के आसपास है, ठीक है ना? तो ये आपको बहुत तेजी से जो है पॉपुलेशन, ऐसे ही हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अगर भैया कभी भी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्स हमारे पास कम है, तो समय ऐसा आएगा कि रिसोर्स के लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा। और अभी इकोलॉजी में पढ़ेंगे, कंपटीशन में जो दो इंडिविजुअल के बीच, जिनके बीच कंपटीशन होता है, चाहे वो इंटर स्पेसिफिक हो चाहे वो इंटर स्पेसिफिक हो, कंपटीशन में दोनों लोगों का लॉस होता है। बस समझ गए? आप अभी देख रहे हैं, आप अपने घरों में सुन रहे होंगे, मम्मी से पापा से सुन रहे होंगे, घर में बाबा है तो उनसे सुन रहे होंगे कि अरे क्या बताइए, बगल वाली जमीन इतने में मिल रही थी, हमने लिया नहीं, तो मनी मन के तो काहे नहीं लिया ना, ऐसा सोचते हो? ठीक है, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया, आज लोग फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं ना, पहले इतना लोग फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे थे। पहले बाबा के जमाने में पापा तो फिलहाल करने लगे वहां से, वो लोग सोचते थे अरे ठीक है, कमाओ खाओ, इससे मस्त रहो, ठीक है ना? उनको नहीं पता था कि इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी और ऐसी नौबत आएगी कि जो हमारी फैमिली बढ़ेगी तो बगल वाली जमीन भी नहीं बचेगी। बात समझ गए ना? और अब आप देखिए, शहर पहले जितना लिमिटेड था, आप अपने आसपास चले जाइए पेरीफेरी में, आप शहर से निकलिए, आप नदी क्रॉस करिए, इधर नैनी जाइए, झूसी जाइए, फाफामऊ जाइए। बात समझ गए ना? आप अगर पहले, अगर आप यहाँ पहले से रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सब पहले इतने डेवलप नहीं थे जितना आज डेवलप हो गया। आज वो शहर से कम नहीं है, खाली वो बस क्रॉस करना पड़ रहा है नदी से, लग रहा है शहर के बाहर। बस सही है ना? वो बिल्कुल ऐसे ही डेवलप है। मतलब जो शहर है ना वो बढ़ रहा है, उसका एरिया क्या है? बढ़ रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तभी तो आप देख रहे हैं जहां पर पहले आसपास खेत थे, खुली जमीनें थी, वहां पर घर बन गए। तो घर क्यों बन गए? लोगों को थोड़ी लगा एक घर से 10 घर बना ले, नहीं, घर पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं, तो घर कम पड़ रहा है, तो निकल के कहीं तो जाएंगे ना बनाने। तो देखिए लैंड एरिया तो फिक्स है ना, जमीन तो उतनी है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर ये रहेंगे कहां, जाएंगे कहां? इसलिए आपने देखा है कि अपने आसपास लोग घरों से निकलकर, जहां जिनकी बड़ी फैमिली है, अगर उस मोहल्ले में वहां पर अब जमीन नहीं है तो वो निकल के कहीं दूसरे मोहल्ले में, दूसरे एरिया में, इवन अपना पूरा गांव या मोहल्ला छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां है नहीं जमीन। बोलो तो बात सही है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होगा? तो इस वजह से कह रहे हैं ऐसे ही ये तो कम हो रही है ना, लैंड एरिया तो फिक्स है, लोग बढ़ेंगे ना। ऐसे ही उस समय हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लैंड जो हमारी थी वो फर्टाइल नहीं थी, ओवरऑल की प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, इसलिए क्या लाएगी? फैमिली प्लानिंग लाएगी। तो इसके अंतर्गत अब क्या क्या किया गया फैमिली प्लानिंग में? बाद में उसी को किस नाम से जाना गया? आरसीएच के नाम से। बात समझ आई? तो चलिए इसका पूरा नाम आपको बता दिया गया है। यहाँ पर लोगों को अवेयर करना, ठीक है ना? अच्छा, और इसमें इसके साथ साथ और मेजर रोल प्ले किया आरसीएच में, इसमें मेजर रोल प्लेड बाई, इसमें और लोगों ने इसके काम को, ये जो आरसीएच का जो मकसद था, इसको और बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, इसकी बातों को, जैसे आप कोई बात अपनी कहनी चाह रहे हैं और आप जो है बहुत लिमिटेड लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो आपके साथ कोई और लोग आ जाए, मिल जाए, आपकी ही बातों को क्या करें? और स्प्रेड करें और लोगों तक फैलाए। तो इनके साथ ये जो आरसीएच प्रोग्राम चलाएगा, इसमें जो मेजर रोल रहा, मेजर रोल प्लेड बाई, अब ये सब आपसे पूछेगा यहाँ पर और किन किन लोगों ने रोल प्ले किया। तो अगर यहाँ पर जो रोल प्ले हुआ वो फैमिली का रोल था, ठीक है ना? यहाँ पर फ्रेंड्स का रोल था, यहाँ पर फ्रेंड्स का रोल था, यहाँ पर टीचर्स का रोल था, ठीक है ना? और यहाँ पर रिलेटिव्स का रोल था। इनको सबसे लास्ट में खराब होते हैं बड़े, तुम लोग झेल रहे होगे ना? अरे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कुछ तो अच्छे होंगे, ठीक है ना? बाकी तो तुम्हारा रिजल्ट आते समय देखो तो तुम किसको सुबह आते हो पूरे रिश्तेदारों में। बस सही है ना? तुम्हारे पापा को पता चले ना, चलो पता चला रिजल्ट आ गया नीट का, तो तुम कहते हो कुछ बोलते होगे समझ गया ना कि हमारे पापा कुछ पढ़ी नहीं, इनको पता नहीं क्या पढ़ी। बोलो बात सही है कि नहीं? अगर मन में करता है पैसा जो दे रहा है कुछ दिक्कत है नहीं, इनको बड़ी दिक्कत है, ऐसा सोचते हो ना? तो दिक्कत ऐसे ये भड़काते पापा को, पापा का ना भी भड़के। बात सही है ना? क्या क्या भड़का है? इस बार भी नहीं हुआ, पापा का मन कर रहा था, इस बार नहीं होगा, कोई बात माइंडसेट था, अगर नहीं होगा चलो अगली बार में फिर करा देंगे। आज रिश्तेदार इस बार भी नहीं हुआ, भाई साहब हम तो कहते छोड़वा दीजिए, नहीं होगा उसका, ठीक है ना? और लड़कियां होंगी तो भाई साहब कुछ और करवा दीजिए, शादी कर दी, देख रहे उसके उम्र का, ये बच्चियां ये हो गए, बच्चे ये हो गए, सही है ना? तो भाई पैसा भी भड़कने लगते हैं। बात तो सही कह रहे हो यार, सही है ना? तो बड़ा खराब रोल इन लोगों का, सबसे लास्ट में लिखो इनको। फिलहाल देखो ये फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और रिलेटिव्स, इन लोगों का भी रोल रहा। इनकी बातों को, तो इनका मकसद क्या था, इनकी बातें थी क्या ना? और जरा ये देखते हैं, इनकी बातें थी अवेयर द पीपल, लोगों को अवेयर करना, अवेयर द पीपल अबाउट। अब लोगों को अवेयर करना किस लिए? पॉपुलेशन साइज कम कर, रिड्यूस द पॉपुलेशन। बस समझ गए ना कि भैया आप उनको बताओ कि अगर तुम ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाते रहोगे तो अभी तो समझ नहीं आ रहा है, तुम तुम्हारे जो है और भाई भतीजे जो है बगल वाली जमीन खाली तो वहीं घर बना लिए, और तुम ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाओगे तुम्हें पूरे मोहल्ले में जगह नहीं मिलेगी। बस समझ गए ना? बस सही है कि नहीं? जगह नहीं मिलेगा मतलब भर जाएगी, तुम अकेले बढ़ाए पड़े हो पॉपुलेशन। तो क्या बोलो? अवेयर द पीपल अबाउट द, बोलो किसके बारे में? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन साइज कैसी होनी चाहिए? बोलो पॉपुलेशन साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए ना, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करो, घटाओ, रिड्यूस द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन घटने से क्या फायदा होगा उनको इन सब के बारे में बताना। तो चाहे पॉपुलेशन लिखो चाहे पॉपुलेशन साइज लिखो। बात समझ गए कि नहीं? इसके बाद इनको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके बारे में, सेक्सुअल मिथ्स, इनके बारे में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ठीक है ना? और इनको ये बताना जैसे कि सेक्स क्राइम, सेक्सुअल एब्यूज जो होते हैं, अगर लोग जागरूक रहेंगे तो शायद कम होगा, ठीक है ना? इसके बारे में सेक्सुअल क्राइम या एब्यूज, ठीक, इनको बताना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में,
और ये भी एनसीईआरटी लिखेगी स्पेशली वो लोग जो शादी के एज में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आफ्टर मैरिज अगर हम चाहें तो बच्चे रुक सकते हैं कुछ दिनों तक। कुछ लोग कहते हैं भैया हम क्या करें, ऊपर वाला दे दिया, ठीक है ना। उनको बताओ कि ऊपर वाले ने लोगों को दिमाग दिया है और वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे बनाए हैं, लोगों को नहीं पता है। अभी तुम डॉक्टर बनोगे जब कभी बहुत रूरल एरियाज में, एक से कैसे भी गांव है पिछड़े एरिया, वहां पर ड्यूटी लगेगी, इससे तो आजकल बॉन्ड भरवाया जाता है, कोई जाने नहीं चाहता गांव में डॉक्टर, तो लोग अवेयर कहां से होंगे, इसलिए बॉन्ड भरवाया जाता है, तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब तुम वहां पर जाओगे तब तुम्हें ऐसी बीमारियां आएंगी, बीमारी नहीं है वो नेचुरल जो चेंजेस हैं, और तुम्हें लगेगा ऐसे भी लोग अभी हैं यार, हमने तो नहीं देखा था, तब तुम देखोगे, बात समझ गए ना। तो ये तो उनको नहीं पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, और ये लिखती है एनसीईआरटी स्पेशली दोज पीपल हु आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप, स्पेशली वो लोग जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाए, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, आपने अपने आसपास देखा होगा जो कि लड़के के चक्कर में 5-6 बेटियां हो गई। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हालांकि बाद में वही मारता है, सबसे बाद में पैदा हुआ तो बताता है कि हमारे लिए परेशान थे, काहे परेशान थे, ये 5 बहनें आई थी, नहीं खुश रहते, बोलो बात सही है। हाँ, ऐसा आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे कि लोग कहते हैं एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, उस चक्कर में 5 बेटियां हो गई, तो वो खराब नहीं है, तुम खुश रहो ना। आजकल हाँ लोग ऐसा नहीं कि बेटे साथ नहीं देते, लेकिन जब लोग परेशान होते हैं कि लड़का हो जाए, और जब उम्र हो जाती है तो कहोगे भैया लड़के तो ऐसे ही हमारी लड़की ही साथ देती है, ठीक है ना। फिलहाल इस तरह के लड़के मत बनो ना, तो थोड़ा सा बदलना इस बात को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बात समझ गए। उसके बाद कह रहा भैया यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना, ये बता दिया। कह रहा है कि बैन ऑन स्टैच्यूटरी बैन, इन्होंने बोला संवैधानिक बैन करना ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है ना। तो ये और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सब बताने के लिए ये जो आरसीएस था इसने यूज किसका किया, इन्होंने यूज किया, ध्यान से सुनो, ऑडियो विजुअल मीडिया का। किसका यूज किया, इन्होंने यूज किया ऑडियो विजुअल मीडिया का, ठीक है ना। इन्होंने यूज किया प्रिंट मीडिया का। तो इसमें इन्होंने क्या कराया, इसमें कुछ बातें थी, जैसे इन्होंने सबका यूज किया तो कुछ स्लोगन चले थे उस समय, देखो जैसे कहते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, बोलो बात सही है ना। क्या कहते थे, छोटा परिवार, ऐसा आपने स्लोगन सुना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, बोलो बात सही है। ये जैसे तुम मैसेज करते हो वही वाला भाषा है ये ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो ना, हाँ हम दो हमारे दो। एनसीईआरटी लिखती है, कह रहे कि शहरों में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो वन चाइल्ड नॉर्म को अपना लेते हैं, हम दो हमारा एक। हाँ तुम सोच रहे हो ऐसा ना हमारे समझ आता है तो हम दो हमारे एक भी ना हो, तो हम दो हमारे, ऐसा नहीं है, इतना तो कम से कम चलेगा ना, हम दो हमारे दो। तो ये सब स्लोगन चलाया करते थे ना, ये सारी चीजें चलाई गई थी किस लिए, पॉपुलेशन साइज कम करने के लिए, बात समझ गए। तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे, हमने कहा कि सब कहानी है, सुनते जाओ। आपने सुना है जैसे माइक से, जैसे कोई इलेक्शन में अनाउंसमेंट होता रहता है, लोग अपना प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं ना, ऑडियो खाली सुनाया जाता है। ऐसे पहले गाड़ियां चलती थी, लोगों को बताया जाता था हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार ना। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, टिकट आता था, उसके पीछे एक हैप्पी कपल बना होता था, उनके अकॉर्डिंग हैप्पी है, पता नहीं बेचारा कौन था, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है एक दो लोग वाले में तकलीफ में नहीं है कि खुरापाती निकल जाए तो क्या करोगे, गलत कह रहे हैं, बता रहे। पर देखो पैराग्राफ वाइज हम चल रहे हैं। इन्होंने ये बोला इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपको बता दिया कि चाहे लड़का लड़की एक समान, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों बराबर है, क्योंकि अगर लोग लड़के के लिए अगर और बर्थ करते रहेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। स्टैच्यूटरी बैन, स्टैच्यूटरी कह रहे बैन होना चाहिए, संवैधानिक बैन होना चाहिए ऑन एमनियोसेंटेसिस। आपने ये पढ़ा है, ये यूट्रस में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है ये फीटस का ना, यूट्रस में इसके सराउंडिंग ये जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से निकाल लेते हैं। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड में भी सेक्स पैटर्न पता चल जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है एमनियोसेंटेसिस कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्रेजन हो, अगर डिसऑर्डर हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसी समय पता चल जाए, तो अगर ट्रीटमेंट के लायक हो तो ट्रीटमेंट हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखा है कि जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनका बर्थ हुआ, वो अप टू मैच्योरिटी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, बात समझ गए ना। लेकिन वो जब, अच्छा अगर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, अब ये पता चल गया डॉक्टर को कि कभी सही हो ही नहीं सकता, तो अच्छा ये है कि इसका बर्थ ना हो, या आफ्टर बर्थ जब तक रहेगा माँ बाप को तकलीफ होगी, तब तक भी उसको भी खुद को तकलीफ होगी, और ये पूरी लाइफ सर्वाइव कर भी नहीं पाएगा, बात समझ गए ना। इससे अच्छा है कि ऐसे केस में अब एमनियोसेंटेसिस करके अगर ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लग गया तो यहाँ पर एमटीपी करा सकते हैं। अभी एमटीपी हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका नाम आएगा, बात समझ गए ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एबॉर्शन बोलते हैं, करा सकते हैं और कराना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, कह रहे जिस वजह से बैन यहाँ पर इसको लागू किया गया था, लोगों ने इसका मिसयूज किया, क्रोमोसोमल पैटर्न मेल या फीमेल चाइल्ड का पता करते थे और एमटीपी करा देते थे। इसलिए इस पर क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। इसलिए आप देखो किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पर लिखा रहता है यहाँ पर लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है ना, डॉक्टर वो अंदर से पैसे लेके कर देंगे, ठीक है। तो ये नहीं लिखा रहता, बात सही है ना, पूरा बात तो ऐसे ये करते हैं ना। फिलहाल तुम्हें ऐसा डॉक्टर तो नहीं बनना है, तो ये इस वजह से इस पर क्या होना चाहिए, बोलो बैन होना चाहिए, बात समझ गए ना, कि ये नहीं कराया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस क्यों कराते हैं ये पता रहेगा, कराते इसलिए हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में ये बहुत सारे डिसऑर्डर भी आप आगे पढ़ेंगे, रहेगा। कराते इसलिए हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में ये बहुत सारे डिसऑर्डर भी आप आगे पढ़ेंगे, इसमें हीमोफीलिया भी आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी आ सकता है, बात समझ गए ना, और बहुत सारे डिसऑर्डर है, अगर वो है तो क्लियर, उसका पता लगा सकते हैं। ये नहीं कह रहे हीमोफीलिया हुआ तो एमटीपी करा देंगे, हम कहते हैं उससे पता लगाया जा सकता है, बात समझ गए, आगे बढ़ जाए। तो इतनी सी कहानी है, इसमें किन किन लोगों का रोल रहा,
और क्या रोल रहा। अब कह रहे हैं कि यार पॉपुलेशन साइज जो है ना वो बढ़ने का एक और कारण है। और कारण क्या है पॉपुलेशन साइज बढ़ने का? कह रहे हैं कि जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी बढ़ी, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ी। अब आप देखते हैं कि पहले के समय में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, शहर में भी बहुत कम हॉस्पिटल थे अच्छे, और टाउन एरियाज में गांवों में तो बहुत कम ही थे, ना के बराबर थे हॉस्पिटल। ऐसे क्लिनिक्स हैं, अगर कोई ज्यादा बीमार होता है, गंभीर होता है, सीरियस होता है, तो उसको सीधा लेके शहर की तरफ लोग बढ़ते थे। ठीक है, मालूम पड़ा गांव जो है वो शहर से 60 किलोमीटर दूर है और आते आते रास्ते में निपट गए, तो पॉपुलेशन तो कम हो गई। हाँ बात सही है ना, बहुत सारे। हाँ ऐसा होता था, लेकिन अब इसका ये मकसद तो नहीं है कि फिर सर डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिना किसी ग्रोथ को, किसी चीज को बैन करना भी ये होता है कि बिना किसी ग्रोथ को रोके हमारा ग्रोथ होता रहे और उसका नेगेटिव यूज भी इंपैक्ट ना पड़े। बात समझ गए? इसका मतलब ये नहीं सर हॉस्पिटैलिटी ना बढ़ाया जाए फिर ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट ना हो देश का। बात सही है ना? नहीं तो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, जल्दी मरेंगे नहीं भैया। और दूसरा तरीका भी तो है ना, लेकिन फिलहाल ये कारण बना क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बढ़ी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू इंक्रीज फैसिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। बात समझ गए ना? कह रहे कि रूरल एरियाज में MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है वो रिड्यूस हुए। इसकी वजह से भी पॉपुलेशन क्या हुई? अब कोई बीमार होता है, पहले ले जाते शहर दूर, तो हो सकता है कोई चांस था कि रास्ते में मर भी जाए और हो जाता था ऐसा, लेकिन अब तो कुछ हुआ बगल पहुंच के मरने नहीं देंगे अभी तुमको। बात सही है ना? तो याद रहेगा इस वजह से भी। लेकिन उसका मकसद था, इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होगा। बात समझ गया कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाएं। बोलो यार। अब उसके बाद कह रही ये सब तो हुआ, अब अगला वाला जो है पॉपुलेशन, अगले पेज पर देखो हेडिंग है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, है ना? अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, पॉपुलेशन साइज को कम करने के लिए मैनेजेबल एज ग्रुप को बढ़ाया गया। मैनेजेबल एज ग्रुप फीमेल में 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर। ये आपको यही याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी फिर से और बढ़ चुका है, आपको वो याद नहीं रखना है। ये नहीं कि सर अभी लेटेस्ट वाला हमने लगा दिया, जो एनसीईआरटी में है आपको वही लगाना है। समझ गए ना? तो मैनेजेबल एज ग्रुप बढ़ाया गया कितना? 18 से 18 किया गया किसमें? फीमेल में, और मेल में 21 किया गया। बात समझ गए? और जरा उस हेडिंग में हम लोग चलते हैं। कह रहे कि यार पॉपुलेशन जो थी ना, एक बार ऐसे बोलने फिर लिखेंगे, सुनो। कह रहे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में थी 2 बिलियन। कितनी थी? वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन। कह रहे उसके बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 में हो गई 6 बिलियन और 2011 में हो गई 7.2 बिलियन। ये आपको याद रखना है। बात समझ गए ना? मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर ये बोले वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? अच्छा यहां पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो 1900 में। कब? 1900 में, 2000 में, 2011 में। ये छोटी छोटी बातें कहानी जैसे और क्वेश्चंस आते हैं जितना हमने लिखा। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, 2 बिलियन। 2000 में हो गई 6 बिलियन और 2011 में 7.2 बिलियन। अभी करंट में लगभग 7.4 बिलियन। ठीक है ना? 7.4 या 7.8 तक समथिंग है, 8 है शायद, 7.8। ठीक है ना? तो फिलहाल आपको याद रखना, करंट का नहीं दिया है। 1900 में कितनी थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन? याद रखना, क्वेश्चन आएगा, 3 बार बोल चुके, 2 बिलियन। 2000 आते आते 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन, कह रहा इसी तरह से ये रॉकेटेड, बहुत तेजी से बढ़ी। रॉकेटेड मतलब कह रहा रॉकेट के जैसे बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। रॉकेटेड आपको मिलेगा, लाइन पढ़ूंगा, मतलब बहुत तेजी से बढ़ी। तो यहां पर 1900 नहीं लिखा है, बस ये चेंज कर दिया, एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मतलब 1947। ठीक है ना? एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस कह रहा इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, 350, एंड इट इज रॉकेटेड मतलब बहुत तेजी से बढ़ी। 2000 में ये हो गई कितना? क्लोज टू 1 बिलियन, क्लोज टू बिलियन, मतलब 1 बिलियन के नजदीक। कह रहा 2011 आते आते कितनी हो गई? 1.284 है, 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन। और ये आपको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट जो इंडिया में ही लिख रहे हैं ना, ग्रोथ रेट ये है लेस देन 2%। दैट इज यहां पर कह रहा है 20 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर, मतलब कि एक साल में 1000 पर 20 लोग बढ़ रहे हैं। अगर कहीं पर 1000 की पॉपुलेशन है तो वो अगले साल 1020 हो जाएगी, मतलब लेस देन 2% ग्रोथ रेट है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? बोलो याद रहेगा। और इसी में इन्होंने बताया है भैया कि और क्या क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो अब मैं यहीं पर लिख सकता हूं, एक साथ सबको लिख रहे थे तो बोलो यहां पर इंक्रीज द मैरिजेबल एज ग्रुप। मैरिजेबल एज ग्रुप कितना होना चाहिए बोलो? कह रहा है कि फीमेल के लिए 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर्स। बात समझ गए? इतनी सी कहानी है। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आपको याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग कब आई। अब हम लोग फैमिली प्लानिंग को किस नाम से जानते हैं, आरसीएच क्या होता है, बात समझ गए ना? और आरसीएच के अंतर्गत किन किन बातों को फैलाया गया, कैसे फैलाया, किसी में और हम लोग पढ़ेंगे यार। ये जो लिखा है ना, ये ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया कैसे, कह रही है गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। अगर ये भी देखो एनसीईआरटी पढ़ेंगे मिलेगा, गवर्नमेंटल एंड
नॉन गवर्नमेंटल, जिसे आप एनजीओ बोलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल रहा, इनके साथ साथ इन लोगों का मेजर रोल रहा इन सब चीजों को फैलाने में। बात समझ गए? और एक बार एनसीईआरटी इतना पढ़ दे रहे हैं ताकि तुम्हें कहानी की जैसे याद हो जाए। कहानी ही तो पढ़ रहे हो, कुछ बातें अभी जो पढ़ा है वो तुम्हें याद रखनी है। देखो, you have learned about human reproduction, मतलब इसके पहले चैप्टर में now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? कह रहा है कि इसका the term simply refers to healthy reproductive organ with normal function. However, it has a broader perspective, include emotional and social aspect of reproduction also. According to WHO, अंडरलाइन कर लेना, वैसे हमने लिख भी दिया है। Reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं डिफिनेशन भी पूछेगा, हाँ पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, अभी हमने बताया आपको, यही हमने लिखा है, फिर भी पढ़ दे रहे हैं क्योंकि ये कहानी है। कहानी में कोई एक आध बात, कोई और क्या लिखा सर ये भी था कि नहीं था, बात समझ गए ना, किससे पढ़ रहे हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ, normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy. अभी वहां पर एक बात और याद रखना तुम्हें, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगले पेज पर आएगा, उसी में ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, कहानियां हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले से चलती चली आ रही है। जैसे तुम्हें हमने बताया कि खाते समय हंसना और बोलना नहीं चाहिए, इसका साइंटिफिक प्रूफ है ना। अब दादी से तुम पूछोगे क्यों, कहेंगे जितना करो तमाम मारेंगे खाते, बस सही है ना, क्योंकि उनको साइंस का रीजन उसका पता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले से चलती चली आ रही है वो सही है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और बहुत सारे ऐसे जो है वो मिथ्स हैं कि फर्जी, उसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे देयरफॉर ये हो गया, इतनी सी कहानी है पूरा, ठीक है ना। अब आगे यहाँ की बात हमने आपको बताया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे बचने की क्या उपाय है ना। तो इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट, ये याद रखना है, अभी हमने बता दिया था, फैमिली प्लानिंग ना, इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये उद्देश्य ही इसका था, नाम उसका था फैमिली प्लानिंग इन 1951। इतनी बात याद रखेंगे इस पेज पर, बोलो आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसके बाद जहां हमने पढ़ा के छोड़ा, इसके बाद आएगा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि हम लोग कैसे पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, कैसे एसटीडीज के बारे में भी लोगों को बताना, भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। चलो अब देखो, ये भी लिखा है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया करंटली इन ऑपरेशन, वही फैमिली प्लानिंग, यहां पर हम इसी को ऊपर लिख दे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करंटली, बस समझ गए ना, इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, किस नेम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये वही है, कुछ और नहीं है। फैमिली प्लानिंग, अब आपसे पूछेगा फैमिली प्लानिंग आज किस नाम से चलाई जा रही है, आरसीएच के नाम से, बस समझ गए ना। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under this program. तो प्रोग्राम के अंदर मेजर टास्क तो यही था ना, मेन टास्क लोगों को हेल्दी बनाना कैसे। अब आगे देखिए, पूरी कहानी है जो हमने एक बार बता दिया है, फिर भी पढ़ रहा हूं मैं, कई बार बोल चुका इस बात को कि लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। कहानी है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ना have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role, याद रखना, ये मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को फैलाने में इनका भी रोल रहा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, अभी हमने बताया था, इन स्कूल शुड आल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। इसके जो बच्चे हैं वो मिथ्स में बिलीव नहीं करेंगे, ये मनगढ़ंत जो कहानियां चली आ रही है इस पर बिलीव नहीं करेंगे, उनको नॉलेज होगी तब। कई बार आप अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजों पर डिबेट कर लेते हैं कि नहीं मम्मी ये बात गलत है, बात समझ गए ना, क्योंकि आपने पढ़ा, आपने जाना, ठीक। एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ये जो गलत बातें चली आ रही हैं उसको दूर करेंगे जब पढ़ेंगे तब। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंट रिलेटेड चेंजेस, जो एडोलेसेंट एज में जो चेंज आता है, बात समझ गए ना। अब घर में देखो जो बच्चे होते हैं और बहुत सारे जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, अचानक से जो मेल चाइल्ड होगा जब वो 10-12 साल की एज के बाद आगे बढ़ेगा, उसकी आवाज को भारी होने लगती है ना। अब किसी को ये पता ही ना हो, अब उसको डॉक्टर पर, डॉक्टर साहब इसकी आवाज पहले से भारी होने लगी, अचानक से बहुत मोटी होती चली जा रही है, बस समझ गए ना। तो ये पता होना चाहिए, और बहुत सारे जो चेंजेस हैं, तो कह रहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलेसेंट एज में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एड्स etc. would help people especially those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life. आगे आप पढ़ोगे, कह रहा वो स्पेशली वो लोग जो एडोलेसेंट एज में हैं, ताकि वो आगे उनकी लाइफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ हो। आप पढ़ेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और यहाँ पर भी थोड़ा आएगा कि जो एड्स है वो ज्यादातर इसी एज ग्रुप में है जिससे आप खुद बिलोंग करते हैं, एनसीईआरटी लिखती है, फिर आगे भी लिखती है, लेकिन डोंट बी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसका उपाय है। इसे कर इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, अभी बताया था, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, जिसमें बोला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में लोगों को बताना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, मतलब प्रेग्नेंट मदर का कैसे केयर करोगे आफ्टर बर्थ, पोस्ट नेटल केयर, नेटल मतलब क्या, बर्थ, तो पोस्ट नेटल केयर मतलब बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड का कैसे केयर करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आपको लास्ट टाइम पे बताया था क्या होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी बताना लोगों को। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, मतलब छोटी साइज की फैमिली। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, लोगों को बताना कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इसके क्या नुकसान होंगे। सोशल एविल, सामाजिक बुराइयां, जैसे लिखा था, एविल मतलब बुराई, जैसे सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, इसके बारे में लोगों को बताना समझाना। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पांसिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। जब लोगों को पता होगा तभी सोसाइटी हेल्दी होगी, ठीक है ना। अगर हर एक इंसान खुद सुधर जाए तो फिर सारी बुराई खुद ही दूर हो जाए, बात समझ गए ना। तो खुद अपने आप को सुधारना, लोगों को बताना, जो नहीं सुधरेगा लोग उसको सुधारेंगे, ठीक है ना, समझा के। हाँ, यहाँ पर वही हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझा बुझा के।
Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support which are essential to provide medical assistance. भाई लोगों को मेडिकल सहायता देना, केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक जैसे कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, एसटीडीज, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, सबके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, चैप्टर में आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Implementation of better technique and new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people मतलब कि नई नई बातें लागू करना, जो चेंज आए उसको लागू करना और फॉलो करवाना। कह रहा भैया स्टैच्यूरी बैन होना चाहिए, मियोसेंटेसिस क्यों होना चाहिए बैन, बता दिया, लिखा है क्या करते हैं इसमें, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द, ये पता होना चाहिए। इस पर ये भी पूछता है इसमें करते क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसमें क्रोमोसोम का पता लगा लेते हैं। किया क्यों जाता था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के, ठीक है ना, लेकिन उसका मिसयूज हुआ। तो कह रहा है भैया टू लीगल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग, चेक मतलब रोकना ना, इंक्रीजिंग फीमेल फेटिसाइड, तो फीमेल फेटिसाइड जो हो रहा है म्यूसेंटेसिस करा के उसको रोकना, इसका मकसद इसलिए इसको बैन किया गया। आपसे पूछेगा कि इस पर बैन क्यों लगाया गया म्यूसेंटेसिस पर, ठीक है, क्योंकि फीमेल फेटिसाइड कर रहे थे लोग, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, भैया जो टीकाकरण ये सब कराना, आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। तो इतनी बातें इस आरसीएच के अंतर्गत आएंगी, तो भाई कहानी ही तो है, तो इसको अगर एक बार पढ़ लोगे कहानी की जैसे से बता दिया तो खत्म बात। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, पूछता है छोटी छोटी बातें। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new method and to improve upon existing ones. Do you know that? अभी आगे हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो do you know छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अंडरलाइन करिए। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसको डेवलप किया गया है सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सीडीआरआई लखनऊ, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें भी ये आएगा। आगे बढ़ जाए विदाउट बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, अभी सब कहानी है, छोड़ दो, आगे बढ़े। यहाँ पर देखो लिखा इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, क्योंकि पहले जो है गांव में लोग ऐसे ही जो कोई मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, जैसे आप दाई वगैरह कहते हैं, वही लोग करा देते थे। इसे क्या लिखा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच, मेडिकल फैकल्टीज के बीच, जो एक्सपर्ट उनके बीच, उनकी देखरेख में कराया जाए। एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, समझ गए ना, सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी रेट है वो इसी समय पार्चुरेशन के टाइम का था, ठीक है ना, क्योंकि अनक्वालिफाइड के देखरेख में कराया जाता था। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये घटेगा, ठीक है ना। And increase the number of couple with small families, better detection and cure of STD and overall increase medical facilities। तो ये तुमने बोला तो ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटा, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। और इन सब की वजह से जो सोसाइटी है वो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। बात समझ गए? इसकी भी कहानी हम आपको बता चुके हैं इस हेडिंग की। बोलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, कैसे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी और उस पर कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो पहला हम एक्सप्लोजन तक आपको बता चुके हैं, और दूसरा कौन सा मेथड है, कंट्रोल का मेथड, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। In the last century and all around, development in various fields significantly improved the quality of life people, however increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population। अब आपको याद यहाँ से रखना है, जो कि हम बता चुके हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर ऐसे ही लिख देना वो बात जो हमने लिखा है ना, अलग अलग यहीं पर लिख देना, वर्ल्ड और इंडिया, वैसे देख के यहीं पर समझ जाओगे। ये अलग से पैराग्राफ में समझ नहीं आता है कहाँ कहाँ क्या क्या डेटा लिखा है, ठीक है ना, यहीं पर ऐसे बगल में वो बात लिख देना निकाल कर यहाँ से। तो क्या लिखा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन 2000 मिलियन इन 1900 रॉकेटेड मतलब बहुत तेजी से बढ़ी, अबाउट 6 बिलियन बाय 2000, तो 2000 में कितनी हो गई। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, और ऐसा ही कहां देखने को मिला, तो यहां पर हमने आपको 2011 का भी लिख दिया है, याद रहेगा। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, आवर पॉपुलेशन व्हिच वाज अप्रोक्सीमेटली 350, अब ये इंडिया का याद रखोगे, 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, रीच टू क्लोज टू बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000। बस समझ गए, कोई डाउट तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर से बोलो, याद होना चाहिए। दैट मींस एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, इसका मतलब कि हर छठा आदमी पूरे विश्व में कौन है, इंडियन है। जैसे हर एनिमल में हर 10 में से 7 क्या है बोलो, इंसेक्ट है, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को, पहले भी पढ़ा है। वैसे यहाँ पर कह रहा है विश्व में हर छठा आदमी इंडियन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, हाँ क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर का मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही घटा। बात सही है, डिक्लाइन इन डेथ रेट ऑफ मदर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। हाँ जब लोग इन्फेंट, जब ये मर नहीं रहे हैं, सही रहेंगे, तो आगे रिप्रोडक्शन के एज में पहुंचेंगे, तो पॉपुलेशन थ्रू अवर RCH प्रोग्राम तो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज ओनली मार्जिनल। यार भैया जो RCH चलाया गया था ना, इसका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट, ये सिर्फ नाम मात्र का रह गया। मार्जिनल मतलब क्या है, नाम मात्र का, कहते हैं ना ये है तो चीज खाली नाम मात्र की है, वैसे ही कह रहे जो RCH का जो मकसद था वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, कह रहे ये सिर्फ मार्जिनल रह गया, नाम मात्र का रह गया। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, ये पुरानी NCERT है, इसलिए हमने यही वाली डाला है। अगर किसी में ऐसा है तो इसको हटा देंगे। अकॉर्डिंग टू, किसी में ऐसा लिखा तो नहीं है, है किसी में है तो यहाँ पर करोगे 2011, यहाँ पर जो 17 है यहाँ पर करोगे 20, समझ गए। और यहाँ पर ये जो हमने बोला, यहाँ पर भी 7 पॉइंट वाला वो है, पुरानी NCERT में डाल दिए फिलहाल, ठीक है ना। तो वहां पर 7 पॉइंट, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितना, 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, और 2011 दिया है 7.2 बिलियन, यहाँ पर नहीं दिया था ना, उसको वहां पर लिखना, ये पुरानी वाली NCERT है आ गई, ठीक है, चलेगा। तो ये याद रखना, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 1 नहीं 2011
नेवल एनसीईआरटी पढ़ना हम लोग को, अभी काफी दिन से चेंजेस में भी आ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अराउंड ये नहीं बल्कि लेस देन 2%, और यहाँ पर 17 नहीं बल्कि 20 पर थाउजेंड पर ईयर। किसी में अगर वैसा लिखा है 17 वाला तो ये लिख लेना, ऐसा है तो नहीं कोई, नहीं ना, किसी में नहीं होगा, तुम्हारे तो एनसीईआरटी होगी, ठीक है। तो हमने वो नई वाली लिखा है, आगे बढ़ जाए, कोई डाउट? अब इतनी कहानी उन्होंने ये लिखा नहीं है, ठीक, इतनी कहानी आपको याद रखनी है। आ जाओ अगले स्टेप पर, अगले पैराग्राफ पर बढ़ जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, बाकी सब तो सेम है ना। यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स, बिल्स, अभी हमने बोला था टिकट पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, ये सारी चीजें आती थी छपी हुई, तो वहां पर कह रहे हैं शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन। अब ये भी याद रखना है, हैप्पी कपल विद 1 चिल्ड्रन नहीं बना है, 2 चिल्ड्रन, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें एकदम, तो सर ऐसा भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो क्या बोलोगे? विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। मेनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एन 1 चाइल्ड नॉर्म, कर बहुत सारे शहरों में रहने वाले वर्किंग जो लोग हैं वो एक ही बच्चे के नियम को अपना लिए, अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म, नॉर्म मतलब नियम है ना। तो कह रहा भैया ये राइजिंग द स्टैच्यूरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल कितना 18 और मेल 21, यही वाला तुम्हें लगाना है आंसर, ठीक है। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर टू, क्योंकि हमारे यहाँ लालची लोग हैं ना, अगर उनको इंसेंटिव, अगर देखो ऐसा कहा जाए जैसे भी अपने यहाँ है कि अगर तो बच्चों ज्यादा तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी लेना है तो बस समझ गए ना, ऐसे ही कि अगर आपके इतने ही बच्चे हैं जितना पैसा मिलेगा, लोग कहेंगे ठीक तो है यार, अच्छी बात है, बच्चे भी कम रहेंगे, पैसा मिल जाएगा, कमाना दमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर लोगों को इंसेंटिव दिया जाए ना, इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को से बच सकते हैं, ठीक है। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancies. तो अब कुछ हमें पढ़ना है contraceptive method, बोलो इतनी बात याद रहेगी। ये सब वही लिखा था जो एक आध बातें छुट्टी होंगी, जैसे हमने भी लिखा था सेक्स इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स, ठीक है ना, वो याद रखोगे, सारी बातें इसमें आनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, एक हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होगा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, अब ध्यान सुनना, किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, और अभी बोला था ना स्पेशली वो लोग जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, आप उनको समझाइए, देखो तुम्हारी शादी हो रही है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अकेले अपना घूमो टहलो मौज कर सकते हो, बच्चा नहीं होगा, तो कह अच्छा ऐसा है, बता दो भैया हमको, लेकिन तुमको उसके लिए जाना पड़ेगा बैंगलोर, क्या भाड़ में, तो तुम घूम घाम आएंगे, तुम बंगलोर का करने जाएंगे, बात सही है ना। उनको कहा कि लेकिन तुमको इसके लिए जाना पड़ेगा हर हफ्ते डॉक्टर के पास, हम जाके फालतू बात कर रहे हो, बात समझ गए, लेकिन तुम ये सारे मेथड यूज करोगे तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो नहीं भाई हम ना जाकर आपको मत बता दूं कहानी, बोलो बात सही है। लेकिन अगर ऐसी चीज, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो है जो इजीली अवेलेबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जिसमें प्राइवेसी हो, तब आप अगर उसको बताएंगे तो उस मेथड का यूज कर सकता है, ठीक है ना, जिसका आगे चल के सेक्सुअल डिजायर पर कोई बैड इंपैक्ट ना हो, जो इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, बात समझ के, वो काम भी करे, और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब कि अभी वो जब तक उनको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तब तक वो यूज करेंगे मेथड का, अदरवाइज मेथड का यूज नहीं करेंगे तो कंसीव कर सकते हैं। तो एक कह रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होगा, तो अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा जो इजीली अवेलेबल होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर फ्रेंडली का मतलब जो इजीली लोग खुद से यूज कर पाए, ठीक है ना, इफेक्टिव हो, जो रिवर्सिबल हो, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ नेचुरल मेथड और कुछ आर्टिफिशियल मेथड। जैसे नेचुरल मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी बोलेंगे, जो पहले के समय में जब ये सारे मेथड्स आर्टिफिशियल वाले अवेलेबल नहीं थे तब के लोग नेचुरल मेथड्स कौन कौन से अपनाते थे, तो खाली बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। नेचुरल मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक आता है क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है ना, और एक आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तीन आपको याद रखना है नेचुरल मेथड में, कौन कौन सा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक आता है क्वाइटस इंटरप्टस या इसे विथड्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। दूसरा आता है आर्टिफिशियल मेथड में, आर्टिफिशियल मेथड हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बैरियर मेथड, एक पढ़ेंगे इंजेक्शन मेथड, एक पढ़ेंगे इंप्लांट मेथड, एक पढ़ेंगे पिल्स, जिसे आईयूडी बोलेंगे, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में ये ढेर सारे आएंगे, और सबसे लास्ट टर्मिनल मेथड पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। तो पहले खाली नाम बोलो, ध्यान से सुनो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के, 2 टाइप के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कह रहा है 3 आएंगे, कौन कौन सा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया और क्वाइटस इंटरप्टस या उसी को विथड्रॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विथड्रॉल, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आगे आर्टिफिशियल मेथड में, आर्टिफिशियल में आएगा बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के बाद आएगा आईयूडीज, आईयूडीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आईयूडीज में कई सारे हम लोग पढ़ेंगे, फिर पिल्स, फिर इंजेक्टेबल, फिर इम्प्लांट, फिर सर्जिकल मेथड जिसे स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे नाम बताए एक एक करके, अगर हम लोग पढ़े, जैसे कि इसे भाई बोल रहा हूं ध्यान सुनो, अभी लिखने लिखेंगे। जैसे कि हम बात करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अवॉइड करना, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं परहेज करना, ठीक है ना, अवॉइड करना। पीरियोडिक मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में अवॉइड करना। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, वहां पर आपको फर्टाइल पीरियड बताया था, फर्टाइल पीरियड होता है 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ना। तो अगर कोई कपल 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंटरकोर्स को अवॉइड करता है, इसलिए इसको बोला पीरियोडिक, वो 10th to 17th डे का पीरियड है, और उसे एब्स्टिनेंस मतलब उसमें इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए। तो बताओ ओव्यूलेशन उसी के बीच हुआ होगा, अगर उसके पहले या बाद में इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये नेचुरल मेथड है, ना तो किसी मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, बात समझ गए ना, ना किसी बैरियर का मेथड किया हो रहा है यूज। और ये जो है ना नेचुरल मेथड, इनका साइड इफेक्ट ना के बराबर है, कोई मेडिसिन तो यूज किया नहीं कि साइड इफेक्ट है, हाँ, लेकिन इनमें फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो नेचुरल मेथड है ना, इनमें फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं कि 100% काम करे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइड द इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, दैट इज 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसे बोलेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगला आता है विथड्रॉल।
विथड्रॉल या इसी होते क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस को इंटरप्ट करना, जैसे बिफोर इजैकुलेशन रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन से पहले अगर मेल पार्टनर पेनिस रिमूव कर ले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन नहीं होगा। अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो आगे इंसान मतलब स्पर्म नहीं गया फीमेल ट्रैक्ट में, फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर से बोला इसमें भी फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में आफ्टर बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, ऐसा माना जाता है कि जब तक मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बस समझ गए। लेकिन यहाँ पर फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये इफेक्टिव होती भी है तो मैक्सिमम अप टू 6 मंथ ऑफ पोस्ट पार्चुरेशन। बस समझ गए। अगर ये इफेक्टिव है भी तो क्योंकि बच्चे कई बार 1 साल, 1.5 साल, इवन 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती है, ठीक है ना। कई तो ये कह रहे हैं अगर ये इफेक्टिव भी है कि आफ्टर पार्चुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो कब तक इफेक्टिव है, अप टू 6 मंथ तक। याद रहेगा। ये तीनों मेथड ऐसे जहां पर किसी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया, आईओडीज का यूज नहीं किया गया, बैरियर का यूज नहीं किया गया, इसलिए नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। बस समझ गए। इसके बाद अब हम आते हैं आर्टिफिशियल में। तो इसमें बैरियर पढ़ेंगे, बैरियर में हम लोग कंडोम पढ़ेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। ये रबर का बना होता है, ये डिस्पोजेबल होता है, मतलब यूज एंड थ्रो होता है, एक बार यूज किया जाता है और मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है मेल कंडोम का। बस समझ गए ना। ये सब लिखा है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं सब, ठीक है ना। तो अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ और भी बैरियर मेथड है जैसे, लेकिन ये बैरियर मेथड जो है वो फीमेल के लिए आते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेल में कंडोम जो है वो पेनिस को कवर करता है, मेल का नहीं फीमेल का आपसे पूछता है कि किसको कवर करता है, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है ना। अब उसके बाद और मेथड है जैसे सर्वाइकल गैप, वॉल्स, डायफ्राम, ये सारे जो है ये सिर्फ फीमेल के लिए आते हैं। ये रबर के बने होते हैं, कह रहा है कि डिस्पोजेबल नहीं होते, ये कई बार यूज करने वाले होते हैं, रीयूज करने वाले होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। और इन सब के साथ जेलीज और फोम्स का यूज किया जाता है जो कि स्पर्म को खत्म करने का, स्पर्मिसाइडल का काम करते हैं, ठीक है ना। और ये जो फीमेल के लिए है ये कवर करते हैं सर्विक्स को, इसको कवर करते हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा कि फीमेल में कंडोम किसको कवर करता है, कौन से पार्ट कर, और ये जो सारे पार्ट है सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स, ये किसको कवर करते हैं। ये है बैरियर मेथड। इसके बाद हम लोग इसमें आईओडीज पढ़ेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें हम लोग अलग अलग नाम पढ़ेंगे, हार्मोन रिलीजिंग पढ़ेंगे, कॉपर रिलीजिंग पढ़ेंगे, बात समझ गए ना। नॉन मेडिकेटेड पढ़ेंगे। तो यहां से कहानी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ाने की पूरा भी सर्जिकल मेथड तक भी पढ़ा सकते हैं, खत्म हो जाएगा, आपको याद भी करना है, ठीक है ना। साथ साथ याद करते चलो, जहां तक पढ़ा है ये कहानी के जैसे याद कर लेना, तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे, अदरवाइज नहीं तो ये आराम से आपका खत्म हो जाएगा, लिखना शुरू करें, ठीक है ना। है इतना ही जितना आपको बताया, इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन इतना पढ़ेंगे इसके आगे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे। पढ़ रहे थे आज हम लोग को जो पढ़ना था, ध्यान से सुनो, वो पढ़ना था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बता दिया था क्या होता है, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, बता दिया था, सुन लो फिर से बता रहे। हम लोग पढ़ रहे थे आईओडीज, यहां तक तो पहुंच ही गए थे ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक मेथड है नेचुरल मेथड। बात नहीं, तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, हम बात करें, अभी पूछने लग जाएंगे पीछे, हाँ तुम चुप हो जाओगे, अभी भी कुछ नहीं मान रहे इधर। नेचुरल मेथड या इसी क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल या, और दूसरा क्या है बोलो, आर्टिफिशियल मेथड। क्वेश्चन उस पर भी आता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछेगा। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो इजीली अवेलेबल होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव मतलब फंक्शन के लिए इफेक्टिव होगा, रिवर्सिबल होगा, एंड डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो आपको वो पॉइंट भी याद रखना है, क्वेश्चन उस पर भी आता है, बात समझ गए ना। क्योंकि तुम एनसीईआरटी लेके बैठे हो और पढ़ रहे हो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अंडरलाइन कर लेना, बात समझ गए ना। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं इसी जगह से भी। तो ये हम नेचुरल मेथड या उसी को ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में या ट्रेडिशनल मेथड में कितना पढ़ा था, तीन मेथड पढ़ा है। एक का नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विथड्रॉल, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप आगे पीछे बोल सकते हैं, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, सब चीज नहीं लिखूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरा है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होगा, कल बताया था, अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, बोलो बात सही है ना। तो हम खाली इतना लिख दे चलेगा, अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, बोलो बात सही है ना।
तो हम खाली इतना लिख दे चलेगा, ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, मतलब 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोलो बात सही है ना? अच्छा, अब आपसे ये तो पूछेगा ही, चलो यहां तक तो ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये जो नेचुरल मेथड है इसमें एक्चुअली होता क्या है, नेचुरल मेथड में क्या हो रहा है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे ना, और यहाँ पर इसमें होता क्या है बोलो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी किसकी, स्पर्म एंड ओवम की। बात समझ गए ना? जैसे हम अभी आर्टिफिशियल मेथड में पढ़ेंगे उसके काम अलग अलग होंगे, बैरियर का काम अलग होगा, पिल्स का काम अलग होगा, हार्मोन रिलीजिंग का काम अलग होगा, कॉपर टी का काम, कॉपर रिलीजिंग वाले का काम अलग होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये अवॉइड करता है मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को। बात समझ गए ना? ये याद होना चाहिए। विथड्रॉल रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। जस्ट बिफोर, तुमने पढ़ा है कि इजैकुलेशन में कितने मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, 60%, और उसका 40% में वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए। पढ़ा है ना? लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल का मतलब क्या है, लैक्टेशन ना, एम, और यहाँ पर क्या है, नोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग, यहाँ पर लिखा इंटेंस लैक्टेशन, मतलब जब ज्यादा लैक्टेशन हो रहा है उस समय, ठीक है ना? लैक्टेशन तो प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, पढ़ा है आपने? तो उस समय जब ज्यादा लैक्टेशन, मदर ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, मिल्क का फॉर्मेशन जब ज्यादा हो रहा होता है, उस समय ऐसा माना जाता है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है। इट इज इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। बात समझ गए ना? लेकिन इन सब मेथड में फेल होने के चांस, जो आप नहीं पढ़ते हो, जनरली छोड़ देते हो, ऐसी चीजें आएंगी, इसमें फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया में इसमें होता क्या है? लैक्टेशनल एमिनोरिया लैक्टेशन होगा ना, लैक्टेशन प्रोलैक्टिन कराएगा, इस समय प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा। प्रोलैक्टिन का लेवल ये इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस फॉर द सिंथेसिस ऑफ जीएनआरएच ना, क्या करेगा, इनहिबिट जीएनआरएच सेक्रेशन, हम डायरेक्ट लिखते हैं जीएनआरएच सेक्रेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। बोलो बात सही है? हाइपोथैलेमस से निकलता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बोलो, तो उस समय जीएनआरएच नहीं निकलेगा, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम नहीं करेगा, गोनेडोट्रोफिन नहीं निकलेंगे, मतलब एफएसएच और एलएच नहीं निकलेंगे। बोलो बात सही है? तो यहाँ पर हम बोलते हैं नो सेक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बोलो बात सही है? इस बात को वही एनसीईआरटी में लिख देना, क्योंकि उन्होंने रीजन नहीं लिखा है ना, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बताओ, अगर एफएसएच और एलएच नहीं निकलेगा तो एफएसएच नहीं निकलेगा, क्या फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। प्राइमरी फॉलिकल एज पड़ा रहेगा, जब तक वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन, और जब फॉलिकल ही मैच्योर नहीं हो रहा तो एलएच काम कहां से करेगा, वो खुद भी नहीं निकल रहा है, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। बस समझ गए? कोई डाउट? तो इतनी सी कहानी है, बोलो याद रहेगा। तो नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, बोलो बात सही है? नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, एंड नो ओव्यूलेशन। बोलो भैया कोई डाउट? ये कहानी है ना प्रोलैक्टिनल एमिनोरिया। बात समझ गए? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन एंड इट इज इफेक्टिव अप टू द मैक्सिमम 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सब में जितने मेथड है फेल होने के चांस ज्यादा है। ठीक, चलो अब आगे हमें जो पढ़ना था वो कौन सा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन से आएंगे, एक बार में नाम याद रखो। आर्टिफिशियल मेथड में जो आएंगे, जैसे अब यहाँ एक एक करके बोले, यहाँ पर आएगा आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले बैरियर मेथड, कौन आएगा? फिर उसके बाद आएगा आईओडीज, कौन आएगा? और आईओडीज में हम लोग ढेर सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर आएगा पिल्स, और पिल्स के बाद फिर यहाँ पर आएगा इम्प्लांट, इंजेक्टेबल, और सबसे लास्ट में आएगा सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो पहले ये भी नाम याद होना चाहिए। इसमें कौन सा मेथड पढ़ोगे? बैरियर मेथड। कौन सा? बैरियर मेथड। दूसरा यहाँ पर आईओडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ढेर सारे हैं ना, तो डीज प्लूरल हो गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। उसके बाद पिल्स, उसके बाद इम्प्लांट, फिर इंजेक्टेबल, ये तीनों एक ही है यार। पिल्स, समझ गया ना? इम्प्लांट, इंजेक्टेबल, चीजें एक ही होती हैं, अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है। बस समझ गया ना? इंजेक्टेबल, और फिर सबसे लास्ट सर्जिकल मेथड या इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। बस समझ गए ना? ये सब जो है ये टेम्परेरी है। ये सब कैसे है बोलो? टेम्परेरी मेथड है। जब तक अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है, कंसीव नहीं करना है, तब तक इनको यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे तो कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट मेथड है। कौन सा है ये बोलो? परमानेंट मेथड है। इसी को टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं, सबसे लास्ट में, ठीक है ना? इनका यूज किया जाता है किसी पर्सनल रीजन से प्रेगनेंसी रोकने के लिए, चाइल्ड्स में गैप करने के लिए। बात समझ गए ना? लेकिन ये जो है सबसे टर्मिनल मेथड है, सबसे लास्ट मेथड है। इनकी रिवर्सिबिलिटी है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं, इसे बोला परमानेंट या टर्मिनल मेथड। इसके अपनाने के बाद इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है, ना के बराबर है रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना? वेरी पुअर, लगभग ना के बराबर बोल दो कि नहीं है, नो रिवर्सिबिलिटी। बात समझ गए? अब आओ एक एक करके इसी को हमें पढ़ना था। इसमें बैरियर मेथड में आपने पढ़ा था कल, इसमें ये है कॉन्डोम, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आता है, ठीक है ना? मेड ऑफ रबर और लेटेक्स, ठीक है ना? इसका बना होता है, और ये होता है डिस्पोजेबल। ये जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे में ये सब पूछता है कि कितने करेक्ट है। बात समझ गए ना? ऐसी जगहों पर तब ये काम आता है कि कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। चलो, तो यहां पर मेल में कवर करेगा पेनिस को, और फीमेल में जल्दी बताओ किसको कवर करेगा? लिखा है, देख के बताओ। हाँ, सर्विक्स एंड
दोनों लिखा है ना, ठीक। और यहां पर लिखा है कि ये निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डोम, क्योंकि ये ब्रांड तो आपको याद रहेगा। अब उसमें ये पूछेगा कि मेल की फीमेल, ठीक है ना। ये कहानी किसकी है बोलो, बैरियर की। बैरियर में ही हम लोग और पढ़ेंगे, इसी बैरियर में ही आते हैं, जैसे बैरियर में आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। ये जो सारे हैं ये कवर करते हैं किसको, सर्विक्स को। किसको कवर करते हैं? अब क्वेश्चन यहां से आएगा, ध्यान से सुनो, इसलिए मैं लिखा हूं इसको कवर सर्विक्स। इन दोनों में बैरियर ये भी है और बैरियर ये भी है, तो इनमें से कौन एसटीडीज को रोक सकता है और कौन नहीं रोक सकता है? ये प्रेगनेंसी को भी रोकेगा और एसटीडीज को भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को भी रोकेगा, लेकिन ये एसटीडीज को नहीं रोक सकता बिकॉज यहाँ पर वेजाइना जो है वो एक्सपोज होती है, जो कवर करता है किसको, ये सर्विक्स को करता है। बात समझ गया ना? तो यहाँ पर फ्लूइड जो है वो मिक्स होते हैं, यहाँ पर ये जो है एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा और कहोगे ऐसा तो एग्जैक्ट भी लिखा नहीं। बात समझ गया ना? क्या याद करोगे इनके साथ? अब याद रखोगे कवर सर्विक्स। यहाँ पर इस केस में इन दीज टाइप ऑफ बैरियर्स, अब ये वाली लाइन एनसीईआरटी में तुम ऐड कर देना, इन दीज टाइप ऑफ बैरियर्स वेजाइना exposed hence cannot prevent STDs, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये वाली लाइन एनसीईआरटी में ऐड कर देना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एक्सपोज ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है। बात समझ गए? इनके साथ ये जो बैरियर है, इनके साथ फोम, जेलीज एंड क्रीम्स आर यूज्ड along with these बैरियर्स, ठीक है ना, इन बैरियर्स के साथ। और ये जो बैरियर्स हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, ये रीयूजेबल, वहां पर लिखा था डिस्पोजेबल है ये, ठीक है ना। और ये कैसा है, रीयूजेबल है, और ये भी बने होते हैं किसके, रबर के, ठीक है। और भी बने होते हैं, आपसे उतना नहीं पूछता, याद रखोगे किसके, रबर के। ये जितने भी फोम्स, जेलीज, क्रीम्स ये हैं, ये एक्ट एज स्पर्मिसाइड्स। किसका काम करते हैं ये? इन्हें बोलते ही हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। क्या बोलते हैं? मतलब ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे, खत्म कर देंगे स्पर्म को। बात समझ गए ना? इसलिए इनको स्पर्मिसाइडल फोम, क्रीम या जेलीज बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आएगा। बात समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे मेथड कौन से मेथड है? बैरियर मेथड है। कौन से मेथड है? बैरियर मेथड है, बोलो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है कौन सा मेथड? आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। चलो अब आईयूडीज में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और इसमें ये सारे कौन से मेथड है बोलो? आर्टिफिशियल मेथड है, सब अलग अलग। बैरियर में उसके साथ ये इतने नाम पढ़ोगे, और फिर आईयूडीज में अलग अलग नाम पढ़ोगे। अब जब आईयूडीज की बात कर रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है ना। यहां पर एक बात और याद रखोगे, ये सेल्फ यूज करने तो हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ यूजेबल नहीं है। इसमें एक्सपर्टीज नर्सेस या डॉक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है। इसे तो बोला था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो यूजर फ्रेंडली हो। बात समझ गए? अगला है आईयूडीज में, पहला हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नॉन मेडिकेटेड, फिर यहां पर पढ़ेंगे हार्मोन रिलीजिंग, फिर यहां पर पढ़ेंगे कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। जैसे कह रहा है सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग, और है यहां पर कॉपर रिलीजिंग। नाम ही है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब इंट्रा मतलब विद इन, और यूटेराइन मतलब यूटेरस, मतलब यूटेरस में फिट किए जाने वाले डिवाइस। इसका नाम क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड में आता है लिप्स लूप। नॉन मेडिकेटेड में है लिप्स लूप। ये क्या काम करता है? ये भी एक तरह का स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा और फैगोसाइटोसिस का काम करेगा। लगभग फैगोसाइटोसिस का काम सारे ही करते हैं। बात समझ गए ना? ये प्रिवेंट करते हैं, तो काम क्या है? दो ही काम है। तो ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे, और दूसरा फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। एग्जांपल क्या है? लिप्स लूप। हार्मोन रिलीजिंग में यहां पर आता है LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है ना। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये सब कॉपर रिलीजिंग वाले हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग वाले हैं, ये क्या करते हैं? ये जो है ना, म्यूकस को, सर्विक्स रीजन में म्यूकस को थिक बना देते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। बात समझ गए? और ये क्या करेंगे? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इनका भी काम वही फैगोसाइटोसिस का है, और मोटिलिटी को कम कर देते हैं। बात समझ गए ना? और म्यूकस को थिक कौन करेगा? हार्मोन्स वाले। कहां पर? सर्विक्स रीजन में। तो ये सब अलग अलग है कि कॉपर रिलीजिंग वाला आईयूडीज कौन है, हार्मोन रिलीजिंग वाला कौन है, और नॉन मेडिकेटेड कौन है। सबके एग्जांपल अलग अलग पूछेगा। बात समझ गए? और इसके बाद इन्होंने दिया है पिल्स। इसके बाद क्या दिया है? पिल्स। आपने पढ़ा था एक नॉन स्टेरॉइड, कौन सा? सहेली। कहां पर डेवलप हुआ है बोलो? अब कह रहा है कि पिल्स में, इसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन क्या दिया जाता है बोलो? या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, देखो पिल्स में भी यही देते हैं, इंप्लांट में भी यही देते हैं, इंजेक्शन में भी यही देते हैं। तीनों में सेम चीज देते हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेला या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। बस समझ गए? कह रहा है कि नॉर्मल अगर पिल्स की बात करें, तो कह रहे हैं कि ये लेते हैं टेकन फॉर 21 days after a gap of 7 days in which menstruation occur. तो कह रहे सर ये कैसे? ये आप ध्यान से सुनो, ये तो लिख दिया इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर,
इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हो। अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड, मान लो यहां से ना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8। बस समझ गए ना। अगर ऐसे ही बोलो ऐसे ही तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन भी होगी, ऐसे ही तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन भी होगी। अब सुनो होगा क्या, कह रहे प्रीफर कहां से करेंगे, प्रीफर टू स्टार्ट इन फर्स्ट 5 डेज। कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो, प्रीफर टू स्टार्ट विद इन फर्स्ट 5 डेज। फर्स्ट 5 डेज यहां से, जैसे मान लो अब फर्स्ट 5 डेज कहां से, अगर मान लो यहां से किसी ने 5वें दिन से पिल्स लेना स्टार्ट किया, कितने दिन से, 5वें दिन से। देखो 5वां, छठा, यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहां तक लेना है। अब उसके बाद आफ्टर गैप ऑफ 5 डेज इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर, कोई जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले भी उतने ही दिन की हो, चांस है कि और पहले भी स्टार्ट हो सकती है या और बाद में भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहां से गैप करेंगे, यहां से लेना शुरू किए थे ना, अगर मान लो यहां से चौथे दिन से लेना शुरू किए होंगे तो 24 तक लेंगे, यहां से गैप करेंगे। अब गैप देखो 1 2 3 और ये अगली मेंस्ट्रुएशन ना 4 5 6 7, कितने दिन का गैप हुआ, जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं आ गया क्या, फिर अगले मंथ वहीं से लेना फिर शुरू कर देंगे। बात समझ गए। जिस दिन से अगर मान लो यहां से लेना स्टार्ट किया था चौथे दिन से, तो यहां पर कब 24वें दिन बंद हो जाएगा। बस समझ गए। और फिर वही गैप आएगा 7 दिन का, फिर अब यहां से गैप हो गया 25 26 27 28 1 2 और 3। बस समझ गए। यहां तक गैप होगा, लेना कहां शुरू करेंगे, चौथे दिन से लेना शुरू करेंगे। बस समझ गए। ये जो 7 दिन का गैप है, तो इसलिए तो बोला इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर, तो अगर यहां से लिया तो इसी समय तो मेंस्ट्रुएशन होता है, आपने मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा है या ब्लीडिंग फेज पढ़ा है, इसलिए बोला क्योंकि यहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, याद रहेगा। तो अब आप गलती कहां करते थे, सर 7 दिन का गैप, तो हम यहां तक तो 7 पढ़ेंगे ना, 7 यहां तक बोलेंगे, यहां तक का गैप नहीं, जहां पर 21 दिन खत्म हो गया जिस दिन से लेना शुरू किए थे वहीं से काउंट करना शुरू कर देंगे। पिछले महीने का पीरियड का दिन और अगले महीने स्टार्टिंग के दिन। बात समझ गए ना। अब एक बार जहां से स्टार्ट किया अगले महीने भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो कोई डाउट। एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो अपने आप वो गैप वहीं पर आके फिक्स होगा। और ये जो गैप होता है 7 डेज का, वो आपसे पूछता नहीं है, उसमें आयरन के टैबलेट लिए जाते हैं जो ब्लीडिंग हुई है ताकि वो पूरा हो जाए। बात समझ गए। इतनी सी कहानी नहीं की, तो आपसे ये पूछता है, ये जो लाइन लिखा है कि पिल्स में क्या लेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरॉन अकेला। बात समझ गए। अच्छा शुरुआत के दिनों में ये क्या करते हैं, जब सर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, तो पहले तो ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हो इंडोमेट्रियम को ठीक बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जब इनको लेना बंद करोगे तो इंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी, तो इंप्लांटेशन की सुटेबल कंडीशन नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बात समझ गए। तो ये कहानी है इनकी। और जब इनका लेवल हाई रहेगा ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, इनहिबिट होगा। बात समझ गए। इतनी सी कहानी आती है इसमें पिल्स में। तो ये तो नॉर्मल पिल्स है। उसके बाद इन्होंने लिखा है सहेली, वंस इन अ वीक। जो सहेली है नॉन स्टेरॉइडल है, कौन है, नॉन स्टेरॉइडल है, ये है वंस इन अ वीक, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये कहानी हो गई खत्म। अब अगला है इम्प्लांट और इंजेक्शन। इम्प्लांट और इंजेक्शन दोनों में ही वही हार्मोन लिया जाता है जो पिल्स में लिया है, या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेला या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, याद रहेगा। वही सेम है। इम्प्लांट क्या है, यहाँ तुम्हारे एपिथेलियम के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, छतिलियां आती है इस तरह से, ऐसे फैन शेप में ऐसे ना चारों तरफ घुमा के ऐसे कर दिया जाता है, जैसे इस तरह से, इस तरह से, ये 6 होती है टोटल, इस तरह से एपिडर्मल मतलब एपिथेलियम के नीचे इंप्लांट कर दिया जाएगा। हाँ, ये पिल्स से ज्यादा इफेक्टिव है, पिल्स से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा। कैसे कराएगा बोलो, स्लोली हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा, धीरे धीरे कराएगा, तो ये पिल्स के कंपैरिजन में इफेक्टिव ज्यादा होगा। इंजेक्टेबल में इंजेक्शन लेते हैं उसी का, या तो प्रोजेस्टेरॉन का या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन का। काम क्या करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो आपको पता है, ठीक है। अगला उसके बाद सबसे लास्ट सर्जिकल मेथड, या और याद रखना आईयूडीज, यहां पर लाइन मिलेगी, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, कौन है ये बोलो, ये आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो याद रखोगे आईयूडीज, ये आईयूडीज जो है इस पर क्वेश्चन आता है, आईयूडीज सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। ये जितने भी मेथड हैं, चाहे आईयूडीज यूज किए जा रहे हैं, चाहे पिल्स यूज किया जा रहा है, इनकी बात कर रहे हैं, बैरियर का नहीं ना, यहाँ आईयूडीज के बाद की बात कर रहे हैं, और इसके स्टेरिलाइजेशन के पहले की बात कर रहे हैं। जितने आईयूडीज हैं या पिल्स हैं, ये या तो कैजुअल इंटरकोर्स या किसी रेप के केस में, ये विद इन 72 आवर्स यूज करने पर ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज, तो ये हमने किसकी बात करी, पिल्स और आईयूडीज, ये दोनों की बात करी। Within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse, ठीक है ना। ये इस पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी 72 आवर्स में बैरियर नहीं है, कौन है, आईयूडीज और पिल्स। बात समझ गए ना। चलो अब आगे लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, इसे और क्या नाम दिया, स्टेरिलाइजेशन मेथड। कहने की एडवाइस किया जाता है मेल और फीमेल दोनों में, टर्मिनल मेथड, ये सब आपको पहले बता दिया है ना, बोलो कोई डाउट। प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। क्या करते हैं ध्यान से सुनो, मेल में सर्जिकल मेथड को वैसेक्टमी बोलते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। वैसेक्टमी वास से याद रखो, वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, टाइट मतलब बांध देना, कट करके बांध देते हैं, जिससे यहां पर क्या बना होगा बोलो, स्पर्म। अब ये स्पर्म देखो यहां पर जा रहा था, ये आगे वास डिफरेंस से कहां चला जाता बोलो, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यहां पर बाहर चला जाता। लेकिन अब यहां से क्या स्पर्म आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन ग्लैंड जो भी है देखो यहां पर है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट या बल्बो यूरेथ्रल, पढ़ा है ना। तो ग्लैंड का सेक्रेशन अभी भी निकलेगा, ग्लैंड्स के सेक्रेशन अभी भी जाएंगे, मतलब सीमेन रिलीज होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कि नहीं होगी, होगी ना,
लेकिन सीमेन जो रिलीज होगा इजैकुलेशन में उसमें स्पर्म नहीं होगा। तो आफ्टर वैसेक्टमी इन इजैकुलेशन ओनली क्या होगा बोलो, सेमाइनल प्लाज्मा होगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा। बात समझ गए? क्योंकि यहाँ पर इनके बनने में हार्मोन्स में कोई चेंज नहीं आया। कह रहे हैं कि ये करते समय वैसेक्टमी स्मॉल इंसिजन लगाते हैं स्क्रोटम में। कहां पर? अगले पेज पर लिखा है, क्वेश्चन इस पर भी आता है। स्मॉल इंसिजन, इससे मतलब कट लगाना, चीरा लगाना। कहां पर लगाएंगे बोलो? स्क्रोटम में। कोई डाउट? अब उसके आगे ट्यूबेक्टमी, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देंगे। क्वेश्चन इस पर आएगा कि इंसिजन लगाते हैं या तो लोअर एब्डोमेन में या तो वेजाइना के थ्रू करते हैं। बात समझ गए? स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देंगे। भैया यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूलेशन भी होगा, यहाँ पर आगे भी बढ़ेगा ओवम, लेकिन इधर से जब स्पर्म आएगा तो ये यहीं रह जाएगा और ओवम यहीं रह जाएगा, दोनों की मीटिंग नहीं होगी। मतलब ये फिजिकल मीटिंग को स्पर्म और ओवम को प्रिवेंट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस हार्मोनल चेंज कुछ भी नहीं होगा। बात समझ गए? ये टर्मिनल मेथड है, टर्मिनलाइजेशन है। ये तो आपको याद रहेगा कि वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा करते कहां से हैं, चीरा कहां लगाएंगे? तो वैसेक्टमी। मेल में स्टेरिलाइजेशन मेथड को वैसेक्टमी बोला, चीरा लगाएंगे स्क्रोटम में स्मॉल इंसिजन, और फीमेल में या तो वेजाइना के थ्रू या तो स्मॉल इंसिजन इन लोअर एब्डोमेन। हालांकि आपको खाली एब्डोमेन लिख के देगा। बात समझ गए ना? तभी आपको पता है कि मेल में स्टेरिलाइजेशन मेथड को वैसेक्टमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टमी इन फीमेल। बोलो इसमें कोई डाउट? इतनी सी कहानी है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्यूबेक्टमी देखो लिखा है, वैसेक्टमी में क्या करेंगे? स्मॉल पार्ट ऑफ द वाज इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। जबकि ट्यूबेक्टमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। बस समझ गए ना? दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। अभी हमने लिख दिया था, ना के बराबर है। वैसे तो इन सब के साइड इफेक्ट, आपने ये भी पढ़ा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा तो इफेक्टिव हो, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो, ना के बराबर हो। कह रहे इनमें साइड इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन हम टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अब it needs to be emphasized that selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। अगर हमेशा इन contraceptive method का यूज मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। One must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health। किसी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना ये नहीं मतलब है कि contraceptive का लगातार यूज किया जाए। One must also, आगे देखो, in fact they are practiced against a natural reproductive event या conception, pregnancy। हाँ, ये natural pregnancy के against ही तो इसका यूज कर रहे हैं। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy। इसलिए तो यूज करते हैं due to personal reason। ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हां, इससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी रुका है पॉपुलेशन का। बस ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की वजह से। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर दो नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। ऐसा नहीं कैसा होता ही है, लेकिन हम पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बस समझ गए? ये कहानी थी इतनी आईयूडीज की, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में। ठीक है ना? जब उसी के अंदर सारे मेथड थे। ठीक, अभी सारे नाम आप याद होना चाहिए जो हमने अलग से भी लिखा था। बैरियर मेथड, आईयूडीज मेथड, पिल्स, इम्प्लांट, इंजेक्शन, इंजेक्टेबल और सर्जिकल मेथड। कौन टेम्परेरी है, कौन परमानेंट है, कहां पर बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट वो नेचुरल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में कहां की रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, कहां पर फेल होने के चांस बहुत हाई है नेचुरल मेथड में। तो समझ गए? इतनी बातें आपको ये सब याद रखनी है। अगला है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एबॉर्शन भी बोलते हैं। तो अब पहली बात यहां पर कि एमटीपी खाना खाते हैं उसी का कहां जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप दवा खाते हैं, दवा खाते हैं कहां जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, या वहां से एब्जॉर्ब ब्लड में पहुंचता है। कोई भी चीज आपके नाक के नीचे फैट है, एडिनोसिन स्टोर है, जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो एब्जॉर्ब ब्लड में जाता है कि नहीं जाता है? जब एपिडर्मल कराएंगे इसके नीचे तो वो भी जब कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा? हां, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये रेट के लंबे समय तक काम करेगा, 5 साल तक काम करता है। उसका आपको नहीं बता दें इसको मतलब हो गया। चलो आगे बढ़े, इतनी सी कहानी है इनकी। ठीक है ना? अगला है एमटीपी। अब एमटीपी कराते क्यों है, क्यों करा सकते हैं? तो अब देखो यहां पर कह रहा है कि अब यहां पर कुछ आपको याद रखना है पॉइंट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा नाम पहले तो पूछेगा एमटीपी, जिसे हम लोग एबॉर्शन इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। कह रहे लगभग 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account याद रखना 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। मतलब लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs कराई जाती है एक साल में, और ये वो है 1/5 ऑफ प्रेगनेंसीज कंसीव्ड इन अ ईयर। एक साल में जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 5वां हिस्सा क्या कर दिया जाता है, एमटीपी करा दी जाती है। जैसे आपने पढ़ा 1100 से 1200 ml, 1/5 ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, याद करो ना। तो जितना टोटल पंप होता है उसका 5वां हिस्सा जाता है। यहाँ पर कह रहा है जितना टोटल कंसीव होता है उसका 5वां हिस्सा 1/5 लोग क्या करा देते हैं, एमटीपी। अब सुनो, कह रहे कि यहाँ पर अभी पढ़ोगे, इंडिया ने 1971 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971। ठीक है ना? ये याद रखना है। एमटीपी उस केस में करा सकते हैं जैसे किसी का रेप हुआ है, ऐसे केस में, क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। किसी ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था और वो फेल हो गया, इस केस में एमटीपी करा सकते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, लगातार प्रेगनेंसी की वजह से या किसी वजह से मदर को कोई नुकसान हो सकता है, या मदर और फीटस दो बच्चे और मां दोनों को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बात समझ के? आपने पिक्चर्स में देखा है ना, मूवीज में देखते हो, या तो मां को बता सकती है तो बच्चे को अरे मम्मी बचा लो, सही है ना? फैक्ट्री रहेगी बहुत सारे, वो वैसे खा जाता है। कल एक मूवी देख रहे थे, उसमें सेम वर्ड था, इसलिए हमने बोला ना, नहीं मदर देखो इमोशन, ये तो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये बात तो हकीकत यही है ना कि किसको बचाओगे, मदर को बचाओगे ना। तो ऐसे केस में करा सकते हैं एमटीपी। लेकिन इसी का इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था 1971 में, लेकिन हुआ इसी का जस्ट अपोजिट। एमनियोसेंटेसिस पढ़ा है? एमनियोसेंटेसिस में क्या पढ़ा है? अब वही करके एमनियोसेंटेसिस लोग करा के एमटीपी करा देते थे। अगर फीमेल बेबी पाई जाती तो फीमेल फेटिसाइड करा देते थे, इसलिए इसको फिर से बैन कर दिया गया। बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी ये, अभी पॉइंट याद रखना है,
डिबेट का सब्जेक्ट है कि एमटीपी को लीगल किया जाए या ना किया जाए ड्यू टू इमोशनल, रिलीजियस, सोशल, बात समझ गए ना, एथिकल, ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है कि इसको लीगल किया जाए या ना किया जाए। अच्छा ये तो हो गया। अब एमटीपी और करा सकते हैं अगर मियोसेंटेसिस में पता चला कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपको बताया था मियोसेंटेसिस किस लिए कराते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आफ्टर बर्थ वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो जितना बड़ा होगा पेरेंट्स का इमोशन उसके लिए और ज्यादा जुड़ेगा और उससे कोई फायदा भी, फायदे का मतलब कि वो आदमी का उसकी डेथ सर्टेन है, फिक्स है, ठीक है ना, उसकी सर्वाइवलिटी मुश्किल है। जब पहले से ये पता है कि उसकी सर्वाइवलिटी मुश्किल है तो उसके बर्थ की क्या फायदा, बात समझिए ना, आफ्टर बर्थ सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के अलावा पेरेंट्स और उसको कोई फायदा नहीं है, इसलिए एमटीपी करा सकते हैं। इसलिए इंडिया ने 1971 में लीगल किया था, लेकिन लोगों ने उसका कुछ नियम, सख्त नियम कानून के साथ, लेकिन लोगों ने उसका बहुत अपोज किया, दुरुपयोग किया, मिस यूज किया, फीमेल फिटिसाइड कराते थे, बात समझ गए। अच्छा अगर एमटीपी करा सकते हैं तो कब करा सकते हैं, अभी याद रख लिया ना, इसके अलावा सब याद कहानी की तरह है। आपने पढ़ा है प्रेगनेंसी कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड है, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक बोलेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर 12 से 24 वीक्स बोलेंगे। अगर तो कहने की पहली बात तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह से उनके सुपरविजन में ही कराना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादातर लोग क्वैक्स से कराते हैं, जिसे नीम हकीम बोलते हो ना, अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो है, ठीक है ना, झोला छाप जिसे तुम कहते हो, ऐसी जगहों पर कराते हैं जिससे जान का खतरा होता है। तो कह रहे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की देखरेख में कराना चाहिए। कह रहे कि अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सजेशन लेना होगा। अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी कितना, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसके बोला रजिस्टर्ड, झोला छाप पर रजिस्ट्रेशन होगा नहीं क्वैक्स का ना। हाँ उसके बाद अगर 12 टू 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी होगी। बस समझ के इतनी सी कहानी इसमें पढ़नी है, आगे बढ़ जाए और जरा देखते हैं। इतनी सी कहानी पढ़ा, देखो इंटेंशनल और वॉलंटरी, हाँ एमटीपी तो जानबूझकर ही करा रहे हैं, वॉलंटरी है, इंटेंशनल है। बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेगनेंसी, उसके पहले रिमूव करना क्या कहलाता है, एमटीपी। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। अब उसके बाद ऑब्वियसली एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, तो इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पस। कह रहे कि हाँ एमटीपी से पॉपुलेशन तो घटी ना, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, एमटीपी का पर्पस ये नहीं है कि अब हाँ पॉपुलेशन घटाने का दूसरा उपाय है, अभी आपने पढ़ा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, तो एमटीपी का वो मकसद नहीं है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपीज और नॉट, इट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। बहुत सारे ऐसे कहेंगे इमोशनल कि नहीं भैया ऐसा हम नहीं करेंगे, सब गलत बात है, एथिकल किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, रिलीजियस हमारे धर्म में ऐसा नहीं, सब गलत बात, ऊपर वाला दिया सब रखो, सोशल इश्यूज बोलो बस ये सामाजिक बुराई, हाँ सही है ना, ये सब बहुत सारे कारण है। तो इन अभी आपसे पूछेगा, इसलिए बता रहा हूँ कौन कौन सा बोल रहा है, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और हाँ इसलिए बोल रहे हैं ऊपर वाला, जहां पर लोगों का पर्सनल फायदा होता है वहां धर्म से जोड़ते हैं ना, और जहां पर यह हकीकत है, और जहां पर अपना पर्सनल फायदा नहीं है वहां पर अरे अब इतना मानेंगे कैसे चलेंगे हम, तब तो चल ही नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, बोलो बात सही है। और जहां अपना फायदा अगर है ये तो है हमारे धर्म में ना, ऐसा तो है, तो ये अपने पर्सनल फायदे के लिए ना लोग जोड़ देते हैं। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, ये याद रखना है क्वेश्चन, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1970, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज, किसका मिसयूज नहीं करेंगे। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। कह रहे कि ये इसलिए रोका, नियम कानून लगाया गया था कि फीमेल फेटिसाइड नहीं कराएंगे, लेकिन ये इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिला, बात समझ के। अब आगे कह रहा है भाई एमटीपी, एमटीपी क्यों करा सकते हैं, आंसर इसका बता दिया क्यों करा सकते हैं, कब करा सकते हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, आइदर रिड ऑफ मतलब रिमूव करना अनवांटेड प्रेगनेंसीज, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। कह रहे किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नॉर्मल क्वाइटस में यूज किया था लेकिन वो फेल हो गया तो एमटीपी करा सकते हैं। MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful और इवन फैटल, जानलेवा, या तो मदर के लिए या तो फीटस के लिए या तो दोनों के लिए, और ये तो पिक्चर में देखते ही हो तुम, जो वैसे याद रहेगा। MTPs are considered relatively safe। अब ये ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन सेफ नहीं बोला है, रिलेटिवली सेफ बोला है, और जहां पर आएगा सेफ तुम लगाओ, जहां से ये एनसीईआरटी लिखा तो है सेफ, तुम रिलेटिवली भूल जाओगे। जैसे तुम ये पढ़ते हो कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, नेगेटिव में नहीं है प्रेशर, इन कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेयर नेगेटिव बोल रहा है ना, वैसे ही अब सेकंड ट्राइमेस्टर की एमटीपी के कंपैरिजन में उसके रिलेशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एमटीपी सेफ है, अदरवाइज सेफ कोई नहीं है, बात समझ के ना। इसलिए रिलेटिवली ये सेफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेटिवली है, एनसीईआरटी की लाइन समझो। MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to first trimester, आपको बता दिया हमने, पहले आपने पढ़ा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक, तो वीक तो आपको पता ही होता है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर abortions are much more riskier, ज्यादा रिस्की है। One disturbing trait observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, ठीक है ना, which are not only unsafe but could be fatal too। कह रहा है कि दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो डिस्टर्बिंग वो देखा गया ट्रेंड कि अनक्वालिफाइड क्वैक को डॉक्टर बोल ही नहीं सकती, इसलिए अनक्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बोला, तो डॉक्टर तो क्वालिफाइड होगा ना, इसलिए केवल अनक्वालिफाइड क्वैक्स, ठीक है ना, which are not unsafe। कह रहा सिर्फ अनसेफ ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। दूसरा डेंजरस ट्रेंड क्या देखा गया, मिसयूज ऑफ, यही तो करते थे एमनियोस्टेटिक्स करा के एमटीपी कराते थे, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। अगर फीमेल चाइल्ड पाई गई, फीटस पाया गया तो एमटीपी करा देते थे। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। कह रहा जिस वजह से लीगल किया गया था उसके बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा था। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। ये सब कहानी तो है, तो तीन बातें तुम्हें एमटीपी में याद रखना है। एमटीपी कब करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में कराना सेफ है, बस समझ गए। इंडिया ने कब लीगल किया था 1971 में, एक साल में पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज कराती हैं, एंड इट इज 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, बस समझ गए। अगली हेडिंग है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी का दूसरा नाम है वेनेरल डिजीज, इसी का नाम है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी का नाम आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहले तो नाम याद रखो, फिर से बोलो ध्यान से सुनो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज,
या वेनेरल डिजीज, अभी उन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हटाई दिया है, लेकिन नाम याद रखो, अब नहीं लिखा एसटीडी, सीधा लिखा एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनेरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इतने नाम है इसी के, बात समझ गए ना एसटीडीज के। अब इनमें एसटीडीज में नाम सुनो, एड्स, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स। पहले इतने नाम याद रखो, फिर से बोल रहा हूं, गिन के याद रखो कितने हैं ताकि बोलने को याद आ जाएगा। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स, याद रहेगा, इतने हैं टोटल 8। इनमें से एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, इनका कोई इलाज नहीं है, अनक्योरेबल है। कितने? 3। कौन कौन सा? एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस। अब 2 आएगा, जेनिटल वार्ड्स और जेनिटल हर्पीस, बात समझ गए ना? तो ये 2 आएंगे, ये 3 आएंगे, वो उसमें 2 बोला, जेनिटल वार्ड और जेनिटल हर्पीस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, अपना कोई ट्रिक बना लो, मुझे आता है बताऊंगा नहीं, ठीक है? तो ये कैसे याद रखोगे जेनिटल वार्ड और जेनिटल हर्पीस में ना? अब कुछ ऐसे ट्रिक्स आ जाते हैं तो खुराफाती वाले होते हैं ना, तो तुम्हें नहीं बता सकता ना पब्लिकली, हाँ, तो अपना बना लो कोई तो बात समझ गए ना? तो 3 ऐसे हैं, कौन कौन बोला, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा ना, 2 है, जेनिटल वार्ड्स और जेनिटल हर्पीस, बात समझ गए ना? तो ये दोनों में जेनिटल हर्पीस, ये जो है ये अनक्योर्ड, इसका कोई इलाज, फिर से बोला 3। अगर इन 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, पहले डायग्नोस हो जाए, तो उसका क्योर किया जा सकता है, बात समझ गए ना? उसका क्योर किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और हालांकि पैथोजन आपसे पूछता नहीं है, कुछ पैथोजन पढ़ लेंगे अगर आपको याद रखना होगा, बात समझ गए? तो यहाँ से कहानी नेक्स्ट टर्न पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टडीज के बाद आगे आईवीएफ, इनफर्टिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे आईवीएफ, तो ये अगले टर्न पे आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे।